और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है बिटकॉइन हाफिंग की, और ये बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम पे न्यूज़ में रह रहा है। अभी क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। बिटकॉइन हाफिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से जो बिटकॉइन जनरेट होते हैं उसकी रेट आधी हो जाती है। बेसिकली बिटकॉइन की सप्लाई को रोकने का ये प्रोसेस है, और कहा जा रहा है ये 27 अप्रैल को शेड्यूल होगा। मतलब 27 अप्रैल आई गई, कुछ ही दिन रह गए हैं, और इसकी वजह से माइनिंग कम्युनिटी को नुकसान हो सकता है। मतलब आपको जितनी मेहनत करोगे कम कॉइन्स निकलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। नॉर्मली कहा जाता है डिमांड रुक जाएगी तो रेट बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, उनको अभी तो दिखाई दे रहा है ऐसा। अगली खबर तमिलनाडु से है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बिल को सस्पेंड कर दिया है जिसके हिसाब से 12 घंटे काम करवा सकते थे फैक्ट्री के अंदर लेबर्स के साथ में। अब कहा जा रहा है ये लेबर्स के साथ में गलत अत्याचार करने के लिए था। अब ऐसा हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर ऑटोमोबाइल की भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही शायद हमने न्यूज़ में भी सुना था कि बहुत सारे जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो स्टेट वालों से बात कर रहे हैं कि अपने ना लेबर आर्ट्स को बढ़ा दिया जाए ताकि हम ज़्यादा काम कर सके। तो कई स्टेट्स ने वादा भी किया था, तमिलनाडु ने किया था नहीं किया था, ये देखते हैं। अगली खबर डिज्नी की है। तो डिज्नी अपनी सेकेंड राउंड ऑफ ले ऑफ निकालने वाला है। मतलब बहुत सारे लोगों को फिर से निकालेगा। तो उनका प्लान था 7,000 लोगों को निकालने का ताकि वो $5.5 बिलियन बचा सके। अब कहा जा रहा है 4,000 लोगों को भी निकाला जा सकता है इसके अंदर, और अभी तक ऑफिशियली कोई आंकड़ा नहीं आया है। 7,000 लोगों को निकालना था, कुछ पहले निकाल दिए, 4,000 के आसपास अभी निकल सकते हैं। बाकी जब ऑफिशियल डेटा आएगा तो पता लगेगा कितने लोगों को निकाला जा रहा है। अब क्या है, डिज्नी का कहना है कि अभी हमारा बिजनेस उस लेवल का नहीं चल रहा है, तो इस चक्कर में हमको बिजनेस को बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट कटिंग सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के साथ में हो रही है। लोगों को निकालने से आपको लगता है सिर्फ सैलरी से पैसा बच रहा है? बहुत सारे पैसे बचते हैं लोगों को निकालने से। आपको उनको जो रिसोर्सेज भी देने पड़ते हैं वो भी बचते हैं। अगली खबर ऋषि सुनक की है। तो उन्होंने यूके की इकोनॉमी को वापसी लाने के लिए वादा लिया है। बेसिकली उन्होंने बोला है कि मैं इकोनॉमी को रिवाइव करूंगा। वायरस के बाद, सिचुएशन के बाद में इकोनॉमी सारी घटती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना रिवाइव करेंगे। बाकी यूके का हाल तो बुरा चल रहा है इकोनॉमिक कंडीशन वाइज। येस बैंक के जो एमडी और सीईओ है उन्होंने एक बहुत बढ़िया डेटा शेयर किया। उन्होंने कहा कि अभी के टाइम पे जो 60% हमारे बैंक डिपॉजिट है वो रिटेल डिपॉजिटर से आते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है बड़े बड़े डिपॉजिट्स के ऊपर। साथ में उन्होंने बताया 30 मार्च के बाद में कोई शेयर्स नहीं बेचे गए बिग इन्वेस्टर्स के थ्रू उनके। और ये बढ़िया खबर है। देखते हैं येस बैंक का क्या हाल रहता है। मतलब ये पॉजिटिव साइन है येस बैंक के लिए अगर देखा जाए तो। बाकी वीक बताएगा कैसा रहेगा येस बैंक। आपको क्या लगता है येस बैंक सही है या फिर नहीं है? अगली खबर मैनकाइंड फार्मा की है। तो उनका आईपीओ आ गया भाई, आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के अंदर। तो तकरीबन उन्होंने 1300 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टर से रेस किया है आईपीओ से पहले। बेसिकली ये एंकर इन्वेस्टर्स है जो कि बेसिकली आईपीओ से पहले इन्वेस्ट करते हैं और ये अपना निकाल के ले जाते हैं। तो मैनकाइंड फार्मा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं है? बहुत सारे ट्रेडर्स हमको देखते हैं, नीचे कमेंट में बताओ। एज अ बिजनेस नाम सुना हुआ है, पर बाकी मेरे को फाइनेंशियल्स कुछ भी नहीं पता है इसके। अगली खबर फ्यूचर रिटेल की है। तो फ्यूचर रिटेल की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए 48 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है जो कि प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। मतलब वो बचाने के लिए मदद कर सकते हैं कि कंपनी बैंक्रप्सी फाइल कर रही है, अब वो कंपनी को खरीद के बचा लेंगे। तो उसमें रिलायंस भी है, उसमें जिंदल ग्रुप भी है और उसमें अडानी ग्रुप भी है। अगली खबर बजाज और आईसीआईसीआई की है। तो उनको नोटिस मिला है टैक्स एवेशन का। 2017 से टैक्स की चोरी कर रहे थे। टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है कि उन्होंने डिस्क्रिपेंसी देखी है। मतलब जितनी उन्होंने रिटर्न फाइल करी है, जितना एक्चुअली उन्होंने किया है, उसके अंदर झोल है। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर गवर्नमेंट ने भाई एक पोर्टल निकाल दिया है ई कॉमर्स indiahandmade.com। वहाँ पे आर्टिस्ट और वीवर्स के लिए 0% कमीशन है अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है। गवर्नमेंट ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लेके आ रही है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी कहा था, पीयूष गोयल जी ने बेसिकली कहा था कि आप जितने भी ई कॉमर्स प्लेयर है वो खुद से अपना कोई प्रोडक्ट ना इन्वेंट करे, ONDC के अंदर ही आना शुरू करे। बेसिकली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जितने भी पोर्टल्स हैं उन सबको ONDC के साथ लिंक किया जाए। हम भी अपने प्रोडक्ट को जल्दी ही ONDC के साथ लिंक करेंगे। जिनको नहीं पता, हमारा भी खुद का प्रोडक्ट है भाई, जहाँ पे आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं और अभी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। और इसके लिए आपको GST नंबर भी नहीं चाहिए, इसके लिए आपको गेटवे भी नहीं चाहिए। प्रोडक्ट भी आप AI से क्रिएट कर सकते हैं।
अगली खबर स्टार्टअप्स की है। तो स्टार्टअप्स जो एंजल टैक्स का एग्जम्पशन मिला है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ तक एग्जम्पशन है, उसके बाद में टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं 25 करोड़ के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज है जो कि आती ही नहीं है। एंजल टैक्स का मतलब क्या है? वो कंपनियां जो कि पैसा रेस करती है अपनी फेयर वैल्यूएशन से ऊपर। तो 25 करोड़ में बहुत सारी कंपनियां आ जाती है, ऐसा तो नहीं है। अगली खबर अनअकैडमी की है। तो अनअकैडमी प्रॉफिटेबल हो जाएगा अप्रैल के महीने के अंदर। ये बड़ा आंकड़ा है देखा जाए तो, क्योंकि मार्च के एंड तक बात करके चले तो 2100 करोड़ रुपए उनके बैंक बैलेंस में था। मतलब 116 मंथ का रनवे है उनके पास में। 116 महीने तक वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं उस कंडीशन के हिसाब से। पर अगर वो प्रॉफिटेबल आ जाते हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अभी हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट को। बाकी जो कोविड के टाइम पे एडटेक का बूम आया था वो उतना तेज नहीं रहा है। हमने भी अपना एडटेक निकाला है, learn.lapass, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी एक ही कोर्स है कैनवा वाला, धीरे धीरे कोर्सेज निकालेंगे। दूसरा कोर्स मैंने प्रॉम्प्टिंग का शुरू कर दिया, रिसर्च करना, और जल्दी शायद कोशिश करते हैं इस वीक के अंदर अगर मैं निकाल पाऊँ तो। बाकी कैनवा वाला आप ले सकते हैं और धीरे धीरे उसमें और वीडियोस ऐड होती जा रही है। अगली खबर, जो कॉग्निजेंट के फॉर्मर सीईओ थे ब्रायन जी, उनको निकाला गया था बिना किसी रीजन के। अभी जो फाइलिंग हुई है उसके अंदर ऐसा बताया गया है अप्रैल 2019 के अंदर उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था कोविड-19 फेज के अंदर। मतलब वायरस सिचुएशन के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी को बचाया था और उसके बाद उनको निकाल दिया गया विदाउट एनी रीजन। मतलब कोई कंप्लेन नहीं थी, कुछ नहीं था। अगली खबर ग्रिम की है। तो एक सिंगर है, इन्होंने कहा कि उनकी वॉइस को कोई भी यूज कर सकता है अगर वो एआई आर्टिस्ट बनना चाहता है, पर 50% रॉयल्टी के ऊपर। अब बेसिकली आज के टाइम पे बहुत सारे गाने आ रहे हैं जिसको एआई प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली आप मेरी आवाज़ पे आप कोई गाना बना सकते हो, और ये रिस्क भी है ना बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए। उनको लग रहा था कि भाई अगर ऐसा हो गया तो हमारी रोटी खाने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई रेगुलेशन तो है नहीं। तो अब कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए पहले ही ग्रिम आ गई कि अगर तुमको यूज़ करना तो मज़े से यूज़ करो, 50% रॉयल्टी दे देना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बेसिकली आप किसी अच्छे सिंगर का, पॉपुलर सिंगर के गाने निकालो, उसके नाम पे बेचो और पैसा कमाओ। मतलब और वायरल भी होगा इस टाइम पे, तो अगर एआई म्यूजिक आता है तो वायरल भी होगा। अगली खबर, ज़ेप इलेक्ट्रिक और जोमेटो ने मिल के लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए जोमेटो के लिए 1 लाख स्कूटर की डील करी है। तो 1 लाख ई स्कूटर प्रोवाइड करेंगे 2024 तक ही। और ये बहुत लंबी बात नहीं चल रही है, क्योंकि जोमेटो का जो प्लान है 2030 तक पूरा इलेक्ट्रिक जाने का, उसके लिए ये एक स्टार्टिंग है। और 1 लाख स्कूटर इज़ अ वेरी बिग ऑर्डर। अगली खबर कोको कोला की है। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि इंडिया में Q1 के अंदर 3 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई है, और ये मेरी नज़रों में बहुत बड़ा नंबर है। 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है और 3 बिलियन कोल्ड ड्रिंक बिकी है एक क्वार्टर के अंदर। मतलब 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट एक बंदे ने 2 कोल्ड ड्रिंक पी है। कितनी कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप? नीचे कमेंट के अंदर बताना ईमानदारी से। मैं पीता हूँ ऑलमोस्ट हफ्ते में 2, ठीक है, 2 गिलास, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल नहीं, 2 गिलास पीता हूँ अप्रॉक्स। अगली खबर नेस्ले इंडिया की है। तो उनका जो Q1 का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और सेल्स भी उनकी बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये नेस्ले के लिए एक अच्छी चीज है। अगली खबर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है शिवेन भूषण जी, उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद में। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा था जब 370 हटा था, मतलब उस टाइम पे मेरा केमिकल वाले काम में बहुत ज़्यादा फोकस था, तो मैं टूर पे भी जाता था जम्मू में। तो मुझे ऐसा लगता था कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर उस लेवल का अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर कोई है मेरे को जम्मू कश्मीर वाला तो नीचे बताना, क्या उस लेवल का रेवोल्यूशन आया है या नहीं आया? चेंजेस आ रहे हैं पर उस तेजी से नहीं आ रहे हैं। अगली खबर मार्केट की है। तो आज हमको मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी। हाँ, मार्केट के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस थे नीचे रहने के, मतलब बहुत चांसेस हुए नीचे होने के, पर ओवरऑल मार्केट ऊपर बंद हुई है। सारा रीज़न वही हो रहा है यार, 3 मई को फेड की रेट बढ़ सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 0.25% वो बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले लोग वेट कर रहे हैं यूएस का जीडीपी रेट आ जाए, वहाँ का जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आ जाए, इन्फ्लेशन डेटा आ जाए, उससे आइडिया मिलेगा कि बेसिकली फेड रेट बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी। और साथ के साथ डर ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट और यूरोप अगर रेट बढ़ाएगी तो उसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है और ग्रोथ को हिंड्रेंस आ सकती है। मार्केट का डेटा आप देख सकते हैं कि कैसा है। निफ्टी एकदम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, अडानी एंटरप्राइजेस ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, एचडीएफसी, जितने भी बैंक
वाले सेक्टर्स है आपको नीचे की साइड पे दिखाई दे रहे हैं। बजाज फिनसर्व हमको और बजाज फाइनेंस हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।